हेलो एंड वेलकम बैक। तो फिर स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स से डेडिकेटेड क्लास है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं 163 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें दिया गया है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, वित्त आयोग के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। तीसरा है वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है। चौथा है वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें है भारत का वित्त आयोग। ठीक है, भारत का वित्त आयोग है जिसका जो है अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था। ठीक है, यह एक संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, और इसमें जो राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है, इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसकी संरचना में क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, 4 तीनों कुल मिलाकर 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो है मुख्य कार्य क्या है, करों का वितरण। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है, करों का वितरण, राज्यों के बीच आवंटन, सहायता एवं अनुदान, पंचायतों नगर पालिकाओं के लिए उपाय। ठीक है, और उसके बाद इसमें देखिए वर्तमान में जो 16वां वित्त आयोग है। ठीक है, उनके वर्तमान 16वां वित्त आयोग डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो अध्यक्ष हैं। अवधि 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्ष के लिए है। ठीक है, रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक की गई थी। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, इसमें महत्व यह है इनका है कि यह राजकोषीय संघवाद, ठीक है, फाइनेंशियल असंतुलन और समानता, इसका काम क्या है, संतुलन वगैरह समानता वगैरह बनाना। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं, हम लोग पहुँचते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हमने देखा था उसमें कि जो है ये क्या है, एक संवैधानिक न है, क्या है, संवैधानिक है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हो गया, अनुच्छेद 280 किया गया था। ठीक है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की प्रवृत्ति केवल सलाहकार की है। ठीक है, तो ये भी है, सलाहकार हो गया। ठीक है, तो इसमें नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 और 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। अब राजकोषीय नीति का उपकरण क्या क्या है। ठीक है, तो राजकोषीय नीति का उपकरण क्या है, इसमें है क्या है, करारोपण है, सार्वजनिक ऋण है, सार्वजनिक व्यय है, सार्वजनिक ऋण है। ठीक है, लेकिन ब्याज दर नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेकिन हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी, यहाँ हम लोग देख रहे हैं राजकोषीय नीति के उपकरण में। तो इसमें क्या है, राजकोषीय नीति का उपकरण क्या है, सार्वजनिक व्यय है, सार्वजनिक राजस्व कर है, सार्वजनिक ऋण है, अन्य है। ठीक है, और इसमें क्या है देखिए, अब सार्वजनिक व्यय में क्या है, सार्वजनिक व्यय में है सड़क है, अस्पताल है, शिक्षा पर खर्च है। ठीक है, मंदी बढ़ाना, महंगाई घटाना बढ़ाना। ठीक है, राजस्व कर है, जैसे इनकम टैक्स हुआ, जीएसटी हो गया, मांग नियंत्रण करना, मंदी घटाना बढ़ाना। ठीक है, ये सारे क्या है, इसके कार्य है, राजकोषीय नीति के उपकरण है। ठीक है, उसके साथ सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण में आंतरिक देश के जो भीतर है, बाहरी है, उसको करना। ठीक है, और इसकी जो नीतियाँ हैं विस्तारवादी है, संकुचनकारी हैं। ठीक है, आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए ये सब करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं वापस, इसमें हमने देखा तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 12वें वित्त आयोग, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इसमें दिया है प्रो डी लकड़वाला, डॉक्टर सी रंगराजन। ठीक है, और उसके बाद दिया है श्री दिग्विजय सिंह केसी पंत जी। ठीक है, तो पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए इसमें भारत के जो वित्त आयोग हैं, ठीक है, वित्त आयोग के बारे में दिया गया है 13वां वित्त आयोग डॉक्टर विजय केलकर। ठीक है, और जो कि इन्होंने जीएसटी की नींव रखी थी। और जो 14वें हैं वाई वी रेड्डी, जो 14वां वित्त आयोग के हैं। ठीक है, जिससे राज्यों का हिस्सा 32 से 42% तक हो गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है जो
जो आपके 15वें हैं वो हैं NK सिंह है, ठीक है। और उसके बाद जो 16वें हैं जो कि वर्तमान हैं वो क्या है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है, ठीक है। 15वें कौन है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसमें हैं सभी जो वित्त आयोग के जो हैं अध्यक्ष हैं। पहले KC न्योगी हैं, दूसरे नंबर के संथानम है, तीसरे पर AK चंदा है, और चौथे नंबर पे है PV राजमन्नार, पाँचवें पे महावीर त्यागी, छठवें पे ब्रह्मानंद रेड्डी, सातवें पे JM सहगल, आठवें पे YV चौहान, फिर उसके बाद 9वें पे है NKP सालवे, फिर 10वें पे KC पंत है, 11वें पे M खुसरो है, 12वें पे C रंगराजन है, 13वें पे विजय केलकर है, ठीक है। और 14वें पे YV रेड्डी हैं, 15वें पे NK सिंह है, और 16वें पे क्या है, अरविंद पनगड़िया, जो कि तत्काल में जो 2031 तक रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही थी बरहवा में बताया गया था जो कि है आपके श्री रंगराजन जी, ठीक है, डॉक्टर श्री रंगराजन, ये राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 166 नंबर पे, ठीक है। अब इसमें दिया गया क्वेश्चन में 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत था, ठीक है। अब इसमें क्या था कि अब 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत 32%, 35%, 40% और 42%, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए यहाँ कुछ आंकड़ा दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें दिया गया है कि प्रथम अध्यक्ष KC न्योगी जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। और 14वें अध्यक्ष YV रेड्डी, इन्होंने राज्यों का हिस्सा 32% बढ़ाकर 42% करने की सिफारिश की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 15वें अध्यक्ष NK सिंह थे, ठीक है। इन्होंने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद राज्यों के साथ 41% कर दिया। 41% इसलिए गया क्योंकि 1% जम्मू कश्मीर को दे दिया गया, 1% क्या है, जम्मू कश्मीर के पास है, ठीक है, यानी कि 41%। अब देखिए, अब उसके बाद 16वें जो अरविंद पनगड़िया जी हैं, ठीक है, इनके लिए भी क्या है, ये भी 41% वापस है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें राइट उत्तर क्या हो जाएगा, 42%, यानी D ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वाहक चेक हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, उपहार चेक हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए जो क्रेडिट कार्ड को ही हम लोग क्या जानते हैं, प्लास्टिक मनी जानते हैं, ठीक है। आइए कुछ इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। इसमें दिया गया है कि अर्थव्यवस्था में विकास समान स्वरूप दृष्टिगत बैंकों के उपकरण में परिवर्तन हो रहे हैं। इसी क्रम में लेन देन की सुविधा को जो सुविधाजनक बनाने के लिए ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करना प्रारंभ किया। क्रेडिट कार्ड का माध्यम ग्राहकों के समान खरीदी भुगतान कर सकते हैं। खरीद मूल्य राशि को बराबर मुद्रा ग्राहक के बैंकों खाते से संबंधित स्थानांतरण। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं जितने भी कैश कार्ड इसको प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी जो आप लोग ATM यूज करते हैं ना, ATM वगैरह हो गया, जो भी ATM है वो क्या होता है, वो प्लास्टिक मनी के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 1991 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर 11% बढ़ाकर कर दिया था। तो अब क्या है उसमें, अब ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, 11.5%, 12%, 12.5%। तो इसका राइट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। 12% उन्होंने कर दिया था 1991 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात की वर्तमान दर क्या है। ऑप्शन दिया 11%, 10%, 9%, 8%, ठीक है। तो अब इसमें ये देखते हैं हम लोग, इसका थोड़ा सा हम लोग आंकड़ा जान लेते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नगद आरक्षित अनुपात CRR वर्तमान दर और प्रभाव, ठीक है, अप्रैल 2026 के आंकड़ों के अनुसार है, ठीक है। ये नवीनतम आंकड़ा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो CRR है, CRR का क्या है, CRR इसमें 3% अनुपात है। और जो SLR है 18% है। रेपो रेट 5.5% है। रिवर्स रेपो रेट 3.35 है। और उसके बाद बैंक दर है
इसको से ये सब डाटा आप लोग अपने पास नोट कर लीजिए, ठीक है। ये नवीनतम डाटा है, ये सब अपना आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब देखिए CRR क्या है, ठीक है। CRR क्या है? NDTL यानी कुल जमा जितना टोटल जमा है, ठीक है, जितना टोटल बैंक के पास जमा है उसका क्या है, एक निश्चित हिस्सा होता है, ठीक है। सभी जमा जितना है उसका योग कर लिया, ठीक है। वो निश्चित अनुपात में क्या हुआ, वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य में रखता है, उसी बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। अब क्या है, इधर से है तरलता, ठीक है। अब ये सब क्या है, लिक्विडिटी मतलब प्रभाव कैसे करता है, क्रेडिट कंट्रोल हो गया, जैसे कि नियंत्रण कैसे करता है। अब जैसे इसमें देख रहे हैं आप लोग, अब जैसे कि अब कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाना है, ठीक है। तो बैंक का उधार देने योग्य पैसा कम हो जाएगा, ठीक है। बाजार में तरलता घटती जाएगी और महंगाई नियंत्रित हो जाएगी, ठीक है। और उसी प्रकार जैसे जब बैंकों को उधार देने योग्य पैसा बढ़ता है तो बाजार में तरलता बढ़ती जाती है, जिससे आर्थिक विकास होता है। और देखिए इसमें है परीक्षा की दृष्टि से भी है, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से आप लोग देख रहे हैं इसमें परीक्षा की दृष्टि से इसमें CRR द्वारा नगद रूप में केवल RBI के पास रखता है, ठीक है। और SLR जो कि SLR होता है, ये स्वयं पास रखता है, ठीक है। जो बैंक स्वयं अपने पास रखता है उसे SLR कहते हैं, ठीक है। और मौद्रिक नीति का मात्रात्मक साधन है, ये क्या है, मौद्रिक नीति क्या है, मात्रात्मक साधन है। चलिए, तो इसका जो राइट उत्तर होगा, इसमें इसका बताया गया था कि इसका जो राइट उत्तर 9% दिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या है, टोटल सब सही चीज़ जोड़ने के बाद 9% है, उसके बाद आपको करीब 2.5% अन्य चीज़ मिला करके कुल 11.5% आता है ये, ठीक है। तो फिलहाल उत्तर में 9% दिया है, तो आप लोग 9% मानेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं 170 क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। आर्थिक विकास के लिए कौन सी महत्वपूर्ण मतलब है, मुद्रा की मात्रा, मूल्य स्थिरता, बचत दर, संसाधनों का उपयोग। यानी कि आर्थिक विकास के लिए क्या सबसे अधिक उपयोगी मतलब नहीं है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से आवश्यक पूंजी निर्माण एवं मानव विकास, ठीक है। पहला क्या है, प्रथम प्रमुख भौतिक मानवीय कारक है, ठीक है। यानी कि बचत और निवेश जरूरी है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन चाहिए, ठीक है। फिर मानवीय संसाधन कौशल चाहिए, उद्यमिता चाहिए, सामाजिक स्थिरता चाहिए। और उसके बाद आर्थिक विकास क्या है, GDP के लिए है, ठीक है। GDP और प्रति व्यक्ति आय से ही हम लोग आर्थिक समृद्धि को दिखाते हैं। और आर्थिक विकास क्या है, जो कि एक गुणात्मक है, जो कि साक्षरता, स्वास्थ्य, HDI वगैरह जो विकासशील देशों के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप लोग तकनीकी प्रगति और मानव विकास और ये सारी चीज़ जो हैं ये आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं। तो इसका जो राइट उत्तर होगा मुद्रा की मात्रा आवश्यक नहीं है। इसमें मूल्य में स्थिरता चाहिए, बचत दर होनी चाहिए और संसाधनों का उपयोग होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें दिया है कि जीवन बीमा निगम एक उदाहरण किसका है, व्यावसायिक बैंकों का है, विकास बैंक का है, निवेश बैंक का है या सहकारी बैंक का है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। देखिए हम लोग LIC के बारे में जानते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड, ठीक है, एक है, ठीक है। जो कि क्या है, एक निवेश संस्थान है, क्या है, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट के रूप में है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कि ये जो है ये करोड़ों की पॉलिसी धारक प्रिया जिससे हम लोग अपना LIC कराते हैं, तो इसमें सरकारी प्रवृत्तियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ अपना ये निवेश करता है जगह जगह पे, ठीक है। और ये है एक सार्वजनिक उपक्रम का क्षेत्र है, जो कि 1956 में LIC जो है 1 सितंबर, यहाँ पर दिया है ना, 1 सितंबर 1956 को स्थापना हुई 245 निजी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण के साथ, ठीक है। और इसका मुख्यालय क्या है, मुंबई में है। जैसा कि देख रहे हैं, इसमें बताया गया था ना कि ये क्या है, निवेश, एक निवेश बैंक है, क्या है, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से एक अंश है। भूमि विकास बैंक किसका अंश है, वाणिज्य बैंकों का,
IDBI का, नाबार्ड का, या फिर सहकारी बैंक का उधार ढांचा। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर आप लोग दीजिए। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, भूमि बंधन बैंक, जिसका परिवर्तित नाम है कर भूमि विकास बैंक कर दिया गया है, जो कि कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन सहकारी साख का प्रमुख संस्था है, जो भूमि विकास बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण प्राय 15 से 20 वर्ष तक की लंबी अवधि के लिए दिए जाते हैं। भूमि विकास बैंक अब कृषि और ग्रामीण बैंक विकास बैंक कहा जाता है। बिहार में भूमि विकास बैंक बहुत ही जैसे है अपना जो है विकास और बिहार झारखंड लिमिटेड आदि में संगठित किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप सब लोग कन्फ्यूजन दूर हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे इसका उत्तर नाबार्ड होगा, लेकिन नाबार्ड उसका उत्तर नहीं है। उसका उत्तर है सहकारी उधार ढांचा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों वाला प्रश्न है। ठीक है, भारतीय मुद्रा छापा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, संसद में, वित्त मंत्रालय में, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। तो सबको पता है जो भारतीय मुद्रा कहाँ छपता है, वो नासिक में छपता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ क्वेश्चन दिया है, समान रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है। अब मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रण करना, निजी बैंकों का नियंत्रण करना, शेयर बाजार का नियंत्रण करना, या मूल धातुओं का नियंत्रण करना। तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मौद्रिक नीति का प्रधान कार्य क्या है? मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज दरों का प्रबंधन करना। ठीक है, उसका प्रधान कार्य क्या है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सप्लाई और ब्याज दरों का प्रबंधन करना, यानी आर्थिक स्थिरता लाना। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? विकास के साथ मूल्य स्थिरता, यानी कि महंगाई नियंत्रण करना, आर्थिक विकास को गति देना, विनिमय दर में स्थिरता लाना, पूर्ण रोजगार प्राप्ति तक जाना। ठीक है, आगे है तरलता के नियंत्रण के प्रकार में। ठीक है, मात्रात्मक में क्या होता है? वो CRR SLR आदि को घटा बढ़ा कर करता है। गुणात्मक में कहता है चयनात्मक नैतिक दबाव वगैरह बना करके, ठीक है, वो करता है। आगे है तो नोट में लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो गया, क्या हो गया आपका? तो अब जैसा कि देख रहे हैं, मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करने, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट आंसर की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसमें दिया है कि डैश दिया है कि सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दरों का विनियंत्रण आधारित है। चलया कमेटी पर, जनता वाला कमेटी पर, नेशनल कमेटी पर, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, तो कौन सी जो समिति है जिसकी सिफारिश पर क्या है कि ब्याज दरों पर विनियंत्रण आधारित किया गया है? तो हम लोग आइए आगे देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, भारत में बैंकों की ब्याज दर को का नियंत्रण, ठीक है, विनियंत्रण क्या है? जो कि समिति कौन सी है? नरसिम्हम समिति की सिफारिशों पर है। ठीक है, जो उस टाइम जो सब इनको बोलते हैं सुधारों का जनक बोलते हैं, जो कि बैंकिंग नीति का जो है, तो उस टाइम क्या थे, पूरा ये RBI गवर्नर है। ठीक है, और जिन्होंने भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सुधार के लिए 2 बार बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें दी। पहली जो है एक बार दिया था 1991 में, और दूसरा दिया था 1998 में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अब परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं। ठीक है, इसमें है आपका विनियंत्रण आधारित नरसिम्हम समिति की सिफारिशें। ठीक है, भारतीय बैंकों में सुधार के जनक, अंतिम विनियंत्रण 2011 में किया गया था। क्लियर? और बाकी आप लोग जैसा कि आप देख रहे हैं उसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता मानक है। ऑप्शन 5%, 6%, 7%, 8%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेते हैं कि भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता मानक है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, भारत में बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानक, जो कि इसमें दिया क्या, बेसल। ठीक है,
बेसल मानक है, बेसल मानक 3 लागू है, ठीक है। और जो कि वित्तीय स्थिरता के लिए है, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय बेसल समिति सुझाव पर आधारित बैंकिंग प्रणाली और आर्थिक झटकों से बचने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें दिया गया है फार्मूला वगैरह दिया गया है, ठीक है, कैसे हम लोग इसका करते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेसल मानक 3 न्यूनतम 8% है। आरबीआई द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 9% अनिवार्य किया गया है, ठीक है। और सभी सरकारी बैंकों के लिए 9% है। यानी क्या है कि जो कि न्यूनतम क्या है 8% है, और लेकिन आरबीआई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 9% है। अगर यही क्वेश्चन में आ गया, अगर यहाँ पर अगर 8% ही दिया है तो 8% मारेंगे, अगर 9% ऑप्शन में तो 9% मारेंगे, ठीक है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसका तब आंसर हो जाएगा 8%, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे छोड़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जिसे ग्रामीण बैंकों के नाम से पुकारा जाता है, वर्गीकृत है, ठीक है। जिसको बोलते हैं भूमि विकास बैंक, वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के रूप में, अनिर्धारित बैंकों से, अनुसूचित बैंकों से, ठीक है। तो हम लोग इसे बोलते हैं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका सही उत्तर, जो कि आयोग क्या माना है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, नाबार्ड उधार देता है कृषि के व्यष्टिक को, ग्रामीण विकास की संस्थाओं को, कृषि एवं ग्रामीण बैंकों, ग्रामीण विकास के बैंकों को, कृषि के लिए राज्य सरकारों को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नाबार्ड के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। देखिए इसमें देखा गया कि नाबार्ड क्या है, भारत के ग्रामीण ऋण के विकास के लिए एक सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई, सबको पता है, 12 जुलाई 1982 में हुई थी, ठीक है। और जो नाबार्ड एक्ट है, जो एक्ट आया था, यह आया था 181 एक्ट आया था, क्लियर। तो इसमें दिया गया है नाबार्ड के मुख्य कार्य क्या है, इसका दिया गया, इसमें पुनर्वित्त दिया गया है, ठीक है। ऋण का वितरण, पर्यवेक्षण और विकास, और ये सब सारी चीज़ें दी गई है। इसका नाबार्ड का जो पूरी तरह स्वामित्व क्या है, सरकार के पास है, ठीक है। और उसके बाद उसमें देश की शीर्ष संस्था जो है, जो कि नाबार्ड 1998 में कृषि किसान क्रेडिट कार्ड की रूपरेखा तैयार किया था इसने। तो उस हिसाब से हो गया ऑप्शन नंबर सी, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को उधार देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसमें देखते हैं, भारत में कृषि पुनः वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर पर बैंक का नाम, पहला भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा भारतीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंपीरियल बैंक, ठीक है। फिर से क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम, तो पहला दिया है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंपीरियल बैंक। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दुर्लभ मुद्रा क्या है, हार्ड करेंसी का आशय। दुर्लभ मुद्रा क्या है, जो वहन करने में बहुत कठिन हो, कमाने में बहुत कठिन हो, विकसित देशों का है, विकासशील देशों का है, ठीक है। तो अब हम लोग दुर्लभ मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे, जिस हार्ड मनी किसे कहते हैं। देखिए दुर्लभ मुद्रा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की और साख की पहचान है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और साख की पहचान है। दुर्लभ मुद्रा को कहते हैं जिस उस विदेश मुद्रा कहा जाता है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाजार में मांग बहुत अधिक होती है और सप्लाई की तुलना में, यानी जिसकी सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये अत्यधिक स्थिर मुद्रा होती है, ठीक है, जिसपे जो भरोसा होता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें मुख्य जो जितने भी बड़े बड़े जो विकसित देश हैं, ठीक है, जितने भी विकसित देश हैं उनके बारे में है, जैसे कि अमेरिकी डॉलर हुआ, यूरो हुआ, ब्रिटिश पाउंड हुआ, जापानी येन हुआ,
स्विच हुआ, ठीक है। तो इसमें दिया गया है सुलभ मुद्रा और दुर्लभ मुद्रा किया गया है, ठीक है। जो सॉफ्ट करेंसी है यानी जो हम लोग जो लोकल देश यानी कि आपका जो विकासशील देश है उनकी मुद्रा को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट मनी बोलते हैं, ठीक है। उसका मांग हमेशा घटता बढ़ता रहता है। और जो दुर्लभ मुद्रा है जो हार्ड करेंसी कहते हैं, ठीक है, जो वैश्विक स्तर पर स्वीकारा जाता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, ये विकसित देशों का है, ठीक है। ये क्या है, विकसित देशों का। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अभी आ जाते हैं, ये थोड़ा सा आज का आखिरी क्वेश्चन। बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। पहला दिया है आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया। BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए बनाया गया है। BNI 26 संतकों पर आधारित है। BNI के 6 आयाम होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पहले जो है आपका BNI के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। चलिए जैसे कि हम देख रहे हैं, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, ठीक है, बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच की माप, ठीक है। BNI क्या है, ठीक है। अब इसमें दिया है बुनियादी जो है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2021-20 के अनुसार आम आदमी के लिए बुनियादी आवश्यकताओं की गुणवत्ता को मापना, उद्देश्य एक समृद्ध जीवन जीने के लिए अनिवार्य सुविधाओं तक पहुँच, ठीक है। ये है इसमें, ठीक है। इसमें NSO द्वारा 69वें और 76वें दौर में 2012-18 का जो डेटा दिया गया है, इसके 5 आयाम है। कितने आयाम हैं, 5 आयाम है, ठीक है। पहला पानी, और दूसरा क्या है, स्वच्छता, तीसरा आवास, चौथा सूक्ष्म पर्यावरण तथा अन्य सुविधाएँ, ठीक है। और स्कोरिंग क्या है, ये 0 से लेकर 1 तक है। जितना अधिक स्कोर होगा उतना बेहतर होगा, ठीक है। और कोडिंग भी दिया गया है, जिसे जो क्या बोला है, जो 70+ है 0.70 से है उसका हरा होगा, और जो उससे नीचे होगा पीला होगा, और जो लाल होगा जो 50 से कम होगा, ठीक है, 0.50 से कम होगा। तो जो स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य, उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम क्या है, वे BNI को स्कोर बढ़ाने में सीधी भूमिका किए हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो बेयर जो नेसेसिटीज इंडेक्स है, इसमें जो 26 संकेतक होता है, जैसे कि वाटर हो गया। अब पानी के लिए क्या करना है, पानी में देखिए इसमें 4 चीज़ें दी गई हैं। पीने के पानी का मुख्य स्रोत जो है, पीने के पानी का मुख्य स्रोत होना चाहिए। और उसके बाद पानी की उपलब्धता होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए। और क्या घर के भीतर या परिसर में पाइप पहुंचनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसमें दिया गया है स्वच्छता के बारे में, शौचालय की पहुँच, और जितनी मतलब जो होना चाहिए वो सारी चीज़। फिर आवास की होना चाहिए, आवास कैसा होना चाहिए, घर में मतलब कच्चा पक्का, जो फर्श, दीवारें, छत निर्माण, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। फिर उसके बाद दिया गया सूक्ष्म पर्यावरण के 7 संकेतक दिए गए हैं इसमें, जो कि घर से जल की निकासी व्यवस्था पूरा कर कैसे निस्तारण होगा, मच्छर मक्खी, अपशिष्ट जल निस्तारण, गंदे पानी के जमाव, खुली जाम निकासी, सार्वजनिक कूड़ा उपलब्ध, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। फिर अन्य सुविधाएँ में है बिजली का उपयोग, घर में खाना पकाने ईंधन के स्वच्छ जो ईंधन है LPG PNG पर आधारित, ठीक है। और इसमें दिया गया है रसोई के प्रकार, विशिष्ट रसोई, फिर रसोई में वेंटिलेशन है कि नहीं है, घर का प्रवेशद्वार कैसा है, ठीक कि नहीं ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। तो जैसा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग चैनल पे हमेशा बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और एक सहयोग कीजिए, ताकि हम लोग और आगे जानकारी को इकट्ठा करते रहें। और उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं अपने क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है, पहला ऑप्शन दिया है आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण शहरी क्षेत्रों पर बेयर नेसेसिटी इंडेक्स पर आया है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ये तो सही है, ठीक है। जो BNI सभी राज्यों में 2018 के लिए ही बनाया गया, नहीं 2018 में, ये सबके लिए बनाया गया, यानी ये गलत है, ठीक है। और उसके बाद BNI जो है 26 संकेतकों पर आधारित है, ये भी सही है। BNI के 6 आयाम नहीं, 6 नहीं, ये 5 आयाम है, तो ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका
1 सही है और 3 सही है। 1 और 3 किस में है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पिछली क्लास थोड़ी स्लो हो गई थी, तो आप लोग उसको 2x करके देख लीजिएगा। क्लियर? और इसको 2x पर करने की देखने की आवश्यकता नहीं है। ये क्लास वैसे ही आपको जैसा लगा धीरे धीरे क्लास में आप लोग सुधार करते जाएंगे। ठीक है, और चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बना रखिए, बाकी जो पीछे क्लास आप लोग नहीं देख पाए हैं उसको आप लोग आराम से देख लीजिए। तो आप लोग चैनल जो है रतन अर्थनीति को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।